नमस्कार दोस्तों, मैं रवि रंजन आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विथ रवि सेठ में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरे जो आने वाले लेटेस्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो हमने कल के क्लास में पढ़ा था वर्ब बेसिक पार्ट 1। आज जो है वो वर्ब के बेसिक पार्ट 2 है। तो चलिए आज के क्लास को हम शुरू करते हैं। कल हमने आपको बताया कि वर्ब को यूजेज के आधार पे दो भागों में बांटा जाता है, एक हेल्पिंग वर्ब और दूसरा मेन वर्ब। ठीक है, मेन वर्ब होता क्या है? तो जो सेंटेंस में मुख्य भूमिका निभाता है उसको मेन वर्ब बोलते हैं, और जो सेंटेंस में मेन वर्ब की सहायता करता है उसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। और कल हमने आपको बताया कि हेल्पिंग वर्ब को 4 रूपों में बांटा जाता है। पहला रूप था बी फॉर्म, दूसरा था हैव फॉर्म, तीसरा था डू फॉर्म और चौथा था मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, वी फॉर्म में हमने आपको बताया कि कोई भी वर्ब जो होता है उसका 5 रूप होता है। तो बी फॉर्म में था इज, एम आर बी, वाज, वेयर, बीन, बीइंग, इज। हैव में था हैव, हैड, हैड, हैविंग, हैज। डू में था डू, डिड, डन, डूइंग, डज। आज हम देखते हैं, हमने जो कल प्रिंसिपल वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ा था उसके उपयोग को, उसका यूज कैसे करते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं, आज के क्लास को। तो आज का ये टॉपिक है यूजेज ऑफ प्रिंसिपल वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। हमने एक वर्ब लिया है गो, इसके 5 रूप को देखते हैं। कोई भी जो वर्ब होता है उसका 5 रूप होता है। ठीक है, आपको पता ही होगा। तो हमने गो जो एक वर्ब है जिसका मतलब होता है जाना, इसके 5 रूप को लिखा है। गो का फर्स्ट रूप होता है गो, सेकेंड वेंट, थर्ड होता है गोन, फोर्थ होता है गोइंग और फिफ्थ होता है गोज। तो रूल नंबर फर्स्ट देखते हैं आगे कि वर्ब का जो पहला रूप, दूसरा रूप और 5वां रूप होता है, इसके साथ कोई भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। आपको पता ही है कि हेल्पिंग वर्ब क्या करता है। हेल्पिंग वर्ब जो है वो मेन वर्ब की सहायता करता है, लेकिन वर्ब का जो पहला रूप होता है, दूसरा रूप होता है और 5वां रूप होता है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। कहाँ? प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में। अफर्मेटिव सेंटेंस में। ठीक है, तो इसको ध्यान से थोड़ा समझिएगा कि वर्ब के पहले, दूसरे और 5वें रूप का प्रयोग बिना हेल्पिंग वर्ब के होता है। कहाँ? प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में। सेंटेंस का 5 प्रकार होता है। ठीक है ना, आप मेरे से क्लास में पढ़े होंगे तो हम आपको बताए होंगे कि सेंटेंस का 5 प्रकार होता है: एसर्टिव, इंट्रोगेटिव, ऑप्टेटिव, इंपरेटिव और एक्सक्लेमेटरी। ठीक है, और एसर्टिव के अंतर्गत ही 2 आता है, एक अफर्मेटिव, दूसरा निगेटिव। ठीक है, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही गोज टू टेम्पल एवरी डे। ठीक है, अब देखिए यहाँ वर्ब के 5वें रूप का प्रयोग हुआ है और इसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब है नहीं, और ये जो बाक है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। दे वेंट टू पटना यस्टरडे। ठीक है, अब देखिए यहाँ वर्ब के दूसरे रूप का प्रयोग हुआ है, इसके पहले हेल्पिंग वर्ब है नहीं है। तीसरा देखते हैं एग्जाम्पल, आई गो टू नवादा डेली। ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। ठीक है ना, और यहाँ देखिए वर्ब के पहले रूप का प्रयोग हुआ है और ये सेंटेंस भी किस में? अफर्मेटिव में है। ठीक है ना, तो यहाँ वर्ब के पहले रूप का प्रयोग हुआ है और इसके पहले देखिए हेल्पिंग वर्ब है नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि वर्ब के पहले, दूसरे और 5वें रूप के साथ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। कहाँ? प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में। दूसरे रूल की ओर बढ़ते हैं। तो आज का दूसरा रूल है
हमने तो समझ लिया वर्ब का पहला रूप, दूसरा रूप और पांचवा रूप, ठीक है। अब तीसरे रूप और चौथे रूप को देखते हैं, ठीक है ना। तो वर्ब का जो तीसरा रूप है और चौथा रूप है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता ही होता है, ठीक है ना। कि वर्ब का जो तीसरा रूप और चौथा रूप का प्रयोग बिना हेल्पिंग वर्ब का होता ही नहीं है। अब देखिए कि वर्ब के तीसरे और चौथे रूप के साथ कौन से हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, और हमेशा वही होता है, उसको छोड़ करके और कुछ होता ही नहीं है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि वर्ब के तीसरे रूप के साथ वर्ब का जो थर्ड फॉर्म होता है, इसके साथ हैव फॉर्म वाला हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। कल ही हम आपको बता दिए थे कि एक्जुलरी वर्ब की संख्या 24 होती है, जिसको 4 रूपों में बांटा जाता है ना। उसी में आपका था एक हैव फॉर्म, और हैव फॉर्म में जो हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम जिसका प्रयोग करते हैं, तो एक हैव था, एक हैड था और एक हैज था, ठीक है ना। तो वर्ब के तीसरे रूप के साथ है ना हैव फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यदि इसको हम स्ट्रक्चर में लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, हैव फॉर्म प्लस V3। यहाँ हैव फॉर्म में क्या क्या आ गया, हैव, हैज और हैड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं वर्ब का जो चौथा रूप होता है। हाँ, और एक चीज इसको ध्यान में रखिएगा, हमेशा गांठ बांध लीजिएगा कि वर्ब के तीसरे फॉर्म के साथ केवल और केवल हैव फॉर्म का ही उपयोग होता है और किसी का नहीं, ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं कि वर्ब के जो चौथा रूप होता है, इसके साथ हमेशा बी फॉर्म का यूज होता है, ठीक है ना। बी फॉर्म कल भी बताए थे कि बी फॉर्म में क्या क्या आता है, एम आर बी आता है, बाज वर आता है, बीन, बीइंग और इज आता है, जिसमें हम एम आर और बाज वेयर और इज का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं, ठीक है ना। तो वर्ब के चौथे रूप के साथ बी फॉर्म आता है। देखिए यहाँ बी फॉर्म का सारा रूप लिख दिए हैं, और इसको हम स्ट्रक्चर में इस तरीके से लिख सकते हैं, बी फॉर्म प्लस V4। अब इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, देख लीजिए। ही हैज गॉन टू पटना बाई नाउ। अब देखिए वर्ब के यहाँ तीसरे रूप का प्रयोग हुआ है, इसके पहले देखिए क्या हैज लगा हुआ है ना। तो हैज क्या है, हैव फॉर्म का ही एक रूप है, ठीक है। तो देखिए वर्ब के तीसरे फॉर्म के साथ है ना हेल्पिंग वर्ब हैव फॉर्म वाला यूज हुआ है। या तो इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि हैव फॉर्म के बाद वर्ब के तीसरे रूप का प्रयोग होता है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, आई जस्ट हैव टेकन टी। अब देखिए टेकन क्या है, वर्ब का तीसरा रूप है, और इसके पहले क्या यूज हो गया है, हैव। तो देखिए हैव भी क्या है, हैव फॉर्म का एक रूप है, और यहाँ वर्ब के तीसरे रूप का प्रयोग हुआ है, और इसके पहले क्या हम यूज कर लिए, हैव फॉर्म का यूज किए। उसी तरीके से देखिए यहाँ ही हैड गॉन टू पटना। अब यहाँ देखिए वर्ब के तीसरे रूप का प्रयोग हुआ है, और इसके पहले हैड जो कि हैव फॉर्म का एक रूप है उसका यूज हुआ है। तो हमने समझा कि वर्ब के तीसरे रूप के साथ हैव फॉर्म वाला हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, और उसके एग्जाम्पल को भी देखा। आगे देखते हैं वर्ब के चौथे फॉर्म के साथ बी फॉर्म वाला हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, उसके एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है, आई एम गोइंग टू पटना नाउ। अब देखिए यहाँ वर्ब के चौथे रूप का प्रयोग हुआ है, और इसके पहले क्या है, बी फॉर्म वाला हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एम क्या है, बी फॉर्म वाला हेल्पिंग वर्ब है। उसी तरीके से देखते हैं, ही इज प्लेइंग क्रिकेट राइट नाउ। अब देखिए यहाँ प्लेइंग क्या है, वर्ब का चौथा रूप है, और इसके साथ इज जो है वो बी फॉर्म वाला हेल्पिंग वर्ब है। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, ही वाज कमिंग यस्टरडे दिस टाइम। अब देखिए कमिंग क्या है, वर्ब का चौथा रूप है, और इसके साथ बाज का उपयोग हो रहा है। बाज क्या है, बी फॉर्म वाला हेल्पिंग वर्ब है ना। बाज क्या है, बी फॉर्म वाला हेल्पिंग वर्ब है। तो इस रूल में हम समझ लिए कि वर्ब के तीसरे और चौथे रूप के साथ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। वर्ब के तीसरे रूप के साथ हैव फॉर्म वाले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, वर्ब के चौथे रूप के साथ बी फॉर्म वाले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। नेक्स्ट देखते हैं रूल, अगर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का प्रयोग एक साथ यदि होता है, यदि
हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का प्रयोग एक साथ होता है तो समय यानी टाइम और समय और नंबर का असर केवल हेल्पिंग वर्ब पे पड़ेगा, ना कि मेन वर्ब पे पड़ेगा, है ना। इस रूल को फिर से समझते हैं। अगर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का प्रयोग एक साथ होता है तो टाइम और नंबर का जो इफेक्ट है, टाइम और नंबर का जो प्रभाव है, वो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब पे पड़ेगा, ना कि मेन वर्ब पे। मेन वर्ब वैसे ही रहेगा। देख लीजिए, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 7 o'clock। अब देखिए यहाँ जो मेन वर्ब का प्रयोग हम कर रहे हैं वो क्या है, वर्ब के चौथे रूप, ठीक है ना। अब देखिए ही क्या है, ही जो है वो सिंगुलर है और ही क्या है, सिंगुलर नंबर है। सिंगुलर नंबर के साथ हम क्या यूज कर रहे हैं, हैज का प्रयोग कर रहे हैं, है ना। अभी ही बताएं क्या कि हैज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, तो हैज का प्रयोग हम सिंगुलर नंबर के साथ कर रहे हैं। देखिए तो टाइम ही क्या है, टाइम ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये सेंटेंस है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए जब ये प्रेजेंट में है तो इसके साथ ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ क्या लगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगा, और मेन वर्ब क्या है, वैसे का वैसा ही है, ठीक है ना। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 7 o'clock। अब देखिए यहाँ प्लेइंग क्या है, यहाँ वर्ब का चौथा रूप है और यहाँ देखिए हैज का प्रयोग हो रहा है ना। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। तो अभी रूल क्या बोले कि यदि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का एक साथ प्रयोग हो तो टाइम और नंबर का प्रभाव केवल किस पे पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब पे। अब देखिए यहाँ हम नंबर यानी सब्जेक्ट को प्लूरल कर दिए, सब्जेक्ट को क्या कर दिए, प्लूरल, तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या बन गया, प्लूरल। लेकिन मेन वर्ब क्या है, यहाँ प्लेइंग का प्लेइंग ही है। यहाँ देखिए मेन वर्ब क्या है, प्लेइंग का प्लेइंग ही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, बी हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर एन आवर, है ना। अब देखिए यहाँ जो मेन वर्ब है वो क्या है, प्लेइंग है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का प्रयोग एक साथ हुआ है, तो हेल्पिंग वर्ब को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम कर दिए। तो देखिए टेंस का प्रभाव किस पे पड़ा, हेल्पिंग वर्ब पे। चेंज कौन हुआ, हेल्पिंग वर्ब, और सब नंबर का प्रभाव यानी जिस अनुसार सब्जेक्ट रहता है उसी अनुसार हेल्पिंग वर्ब भी यूज होगा। अब बी क्या है, बी प्लूरल है, ऐसे भी पास्ट में सभी सब्जेक्ट के साथ हम हैड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, आई एम गोइंग टू नवादा नाउ। अब देखिए यहाँ मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब जो है वो गोइंग है। अब देखिए जब मेन वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हुआ है तो नंबर के अनुसार हम चेंज किए हैं, क्या नंबर के अनुसार यहाँ हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ, आई के अनुसार एम यूज हुआ है। वहीं दूसरा देख लीजिए, लेकिन जो मेन वर्ब है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। वहीं नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ही इज गोइंग टू पटना नाउ, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो है गोइंग क्या है, मेन वर्ब है, और मेन वर्ब का प्रयोग यदि हेल्पिंग वर्ब के साथ होता है तो चेंज कौन होगा, हेल्पिंग वर्ब। टाइम का इफेक्ट किस पे पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब पे। अब देखिए यहाँ क्या कर दिए, सब्जेक्ट ही कर दिए, ही सिंगुलर है, ही के साथ क्या यूज हो गया, इज, लेकिन मेन वर्ब पे कोई प्रभाव पड़ा नहीं पड़ा। यहाँ भी गोइंग का गोइंग है, यहाँ पे गोइंग का गोइंग ही है। आगे देख लेते हैं एग्जाम्पल, दे आर गोइंग टू पटना नाउ। अब देखिए यहाँ भी हेल्प जो मेन वर्ब है वो गोइंग है, और इसका प्रयोग यदि हेल्पिंग वर्ब के साथ हुआ है तो हेल्पिंग वर्ब में ही चेंज हुआ है, ना कि मेन वर्ब में चेंज होगा, ठीक है ना। तो ये रूल यही कहता है कि यदि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का प्रयोग एक साथ होता है तो समय और नंबर का जो प्रभाव है वो किस पर पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब पे ही पड़ेगा, ना कि मेन वर्ब पे। उसी तरह देखिए यहाँ दे क्या है, दे प्लूरल है, और इसके साथ हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज कर लिए हैं। एग्जाम्पल नेक्स्ट देखते हैं, आई वाज प्लेइंग क्रिकेट यस्टरडे दिस टाइम, है ना। अब देखिए यहाँ प्लेइंग क्या है, प्लेइंग मेन वर्ब है, इसके साथ यदि हम हेल्पिंग वर्ब बाज का यूज किए हैं तो मेन वर्ब तो जस का तस ही है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब क्या हुआ है, यदि हम इसको पास्ट कंटिन्यूअस में कर दिए तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या हो गया, टाइम के अनुसार चेंज हो गया है। और आई जो है, आई के अनुसार हम क्या किए, वर्ब लगाएं, हेल्पिंग वर्ब, आई के अनुसार बाज हेल्पिंग वर्ब लगा दिए।
नेक्स्ट एग्जांपल 8 नंबर देखिए, दे वेयर प्लेइंग क्रिकेट यस्टरडे दिस टाइम। ठीक है ना, तो अब यहाँ देखिए प्लेइंग क्या है, वर्ब का चौथा रूप है। ठीक है, अब प्लेइंग जब वर्ब का चौथा रूप है तो इसके साथ यदि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हुआ है तो मेन वर्ब पे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यहाँ भी प्लेइंग है, देखिए यहाँ भी प्लेइंग ही है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया, चेंज हो गया। हेल्पिंग वर्ब पास्ट, टाइम पास्ट में डालें तो हमको हेल्पिंग वर्ब पास्ट का डालना पड़ा, और यहाँ सब्जेक्ट यदि हम प्लूरल कर दिए तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या हो गया, प्लूरल हो गया। ठीक है, तो ये रूल यही कहता है कि अगर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का प्रयोग एक साथ होता है तो समय और नंबर का जो प्रभाव है वो हेल्पिंग वर्ब पे पड़ता है, ना कि मेन वर्ब पे। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट रूल आगे। नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो कल हम बताए थे कि एक्जुलरी वर्ब को 4 रूपों में बांटा जाता है, तो पहले हम बी फॉर्म, हैव फॉर्म और डू फॉर्म को एक ग्रुप मान लेंगे, इसको मान लेंगे ग्रुप ए। ठीक है, और मॉडल एक्जुलरी को मान लेंगे ग्रुप बी, इसको क्या मान लेंगे, ग्रुप बी। ठीक है, जो यहां हम कर दिए हैं। बी फॉर्म में आपका हेल्पिंग वर्ब में आता है इज, एम, आर, वाज, वेयर। हैव फॉर्म में हैव, हैड, हैज। डू फॉर्म में डू, डिड, डज। इसको हम ग्रुप ए मान लिए, और मॉडल एक्जुलरी वर्ब को ग्रुप बी मान लिए। अब रूल को समझते हैं। रूल क्या बोल रहा है, ध्यान रहे कि अगर ग्रुप ए का प्रयोग, ग्रुप ए है ना, ग्रुप ए के वर्ब का प्रयोग, यानी ग्रुप ए में कौन कौन आ गया, बी फॉर्म, हैव फॉर्म और डू फॉर्म। ठीक है ना, ध्यान रहे कि अगर ग्रुप ए के वर्ब का प्रयोग यदि एक्जुलरी वर्ब के रूप में हो, ठीक है ना, अब एक्जुलरी वर्ब के रूप में होगा तो कैसे होगा, जब इसके साथ प्रिंसिपल वर्ब आएगा तभी। ठीक है ना, तो प्रिंसिपल वर्ब जो है, एक्जुलरी वर्ब का प्रयोग कब होगा, प्रिंसिपल वर्ब के साथ। बिना प्रिंसिपल वर्ब के एक्जुलरी वर्ब का प्रयोग होगा ही नहीं। ठीक है ना, कल भी ये चीज बता दिए थे। तो ध्यान रहे कि अगर ग्रुप ए के वर्ब का प्रयोग एक्जुलरी वर्ब के रूप में होता है तो, और प्रिंसिपल वर्ब के रूप में इस्तेमाल होता है, मतलब कि यदि कोई भी वर्ब किसी भी सेंटेंस में एक ही वर्ब है, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब रहे, तो उसको क्या माना जाएगा, प्रिंसिपल वर्ब भी माना जाता है। तो ये रूल यही बताना चाह रहा है कि यदि ग्रुप ए के वर्ब का प्रयोग एक्जुलरी वर्ब के रूप में होता है या और कभी प्रिंसिपल वर्ब के रूप में होता है। प्रिंसिपल वर्ब के रूप में कब होगा, जब उसके साथ जो प्रिंसिपल वर्ब है वो नहीं आएगा। ठीक है ना, एक ही वर्ब किसी भी सेंटेंस में आएगा, यानी कि ग्रुप ए के वर्ब का प्रयोग हम प्रिंसिपल वर्ब के जैसे भी कर लेंगे और हेल्पिंग वर्ब के जैसे भी कर लेंगे। ठीक है, इसमें यही बताना चाह रहा है कि ये जो वी फॉर्म, हैव फॉर्म, डू फॉर्म है, इसके रूप का प्रयोग ये तो एक्जुलरी वर्ब के रूप में भी होता है और मेन वर्ब के रूप में भी होता है। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। एग्जाम्पल पहला क्या बोल रहा है, ही इज अ गुड मैन। अब देखिए यहाँ सेंटेंस में एक ही वर्ब है इज, तो यहाँ इज जब सेंटेंस में, कोई भी सेंटेंस में यदि एक ही वर्ब है तो उसको क्या माना जाता है, प्रिंसिपल वर्ब या मेन वर्ब माना जाता है। तो यहाँ इज क्या हो गया, प्रिंसिपल वर्ब हो गया। ठीक है, वहीं इसी से रिलेटेड एक और सेंटेंस लिए हैं, ही इज लर्निंग हाउ टू राइड अ बाइक। अब देखिए यहाँ लर्निंग क्या है, वर्ब का चौथा रूप है, तो ये मेन वर्ब हो गया। इसके साथ यदि यूज हो रहा है तो ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। तो ये रूल यही बता रहा है कि हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों के रूप में कर सकते हैं। यदि किसी भी सेंटेंस में एक ही वर्ब आता है, चाहे वह हेल्पिंग वर्ब ही हो, तो उसको मेन वर्ब बोला जाएगा। ठीक है, दूसरे एग्जांपल समझते हैं। ही डज हिज होमवर्क रेगुलरली। अब देखिए यहाँ डज एक ही वर्ब है, ठीक है,
अब यहाँ डज एक ही वर्ब है तो इसको क्या बोला जाएगा, मेन वर्ब। लेकिन दूसरा इसी का एग्जाम्पल लिए, ही डज नॉट गो टू अ स्कूल रेगुलरली। अब देखिए यहाँ गो क्या है, मेन वर्ब है, तो यहाँ डज नॉट क्या हो जाएगा, डज यहाँ हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। तो डज यहाँ देखिए जो हम बताए थे आपको कि हेल्पिंग वर्ब है, उसका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी हो गया, सॉरी मेन वर्ब के रूप में भी हो गया और हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी हो गया। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल और नीचे जो लिखा हुआ उसको ऊपर लिख लेते हैं, ही हैज अ न्यू बाइक, ठीक है ना। और दूसरा क्या है, ही हैज बीन इल लेटली। अब समझिए, देखिए ही हैज अ न्यू बाइक। अब यहाँ हैज क्या है, किसी भी सेंटेंस में एक ही वर्ब है तो यहाँ हैज क्या हो जाएगा, मेन वर्ब। और दूसरा देख लेते हैं, यहाँ हैज, यहाँ बीन क्या है, बीन मेन वर्ब है। कल ही बताए थे कि बीन का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में होता है, तो यहाँ बीन मेन वर्ब है, हैज यहाँ क्या हो गया फिर हेल्पिंग वर्ब, तो हैज यहाँ क्या हो गया हेल्पिंग वर्ब। तो ये रूल यही बताना चाह रहा है कि कोई भी यदि हेल्पिंग वर्ब हो है ना, उसका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी और मेन वर्ब के रूप में भी होता है। यदि किसी भी सेंटेंस में एक वर्ब होगा तो वो क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। वर्ब का ये जो बेसिक है वो अभी खत्म नहीं हुआ है, वो आगे कल भी आएगा। तो आज के लिए इतना ही, इतना पढ़ें समझें, कॉपी में लिखें। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।